श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आप खुद से 8 सवाल पूछकर ये तय कर सकते हैं कि आप कितने फाइनेंशियली फिट हैं, आप असल मायने में कितने अमीर हैं। इस बात का पता ऐसे चलता है कि अगर आपकी होने वाली मासिक आय रुक जाए तो आप कितने दिन तक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। सर्वाइविंग कैपेसिटी कितने दिन तक है, कितने महीने तक है, कितने साल तक का है। आप आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं, ये कैसे जानेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सटीक उत्तर न तो आपको किसी किताब में मिलेगा और न ही कोई वित्तीय सलाहकार आपके वित्तीय तौर पर स्वस्थ होने की गारंटी ले सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह हर व्यक्ति की वित्तीय ज़रूरतें एक सी नहीं होती है, उसी तरह आर्थिक संपन्नता का पैमाना भी सबके लिए एक सा नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर जिस तरह किसी छोटे कस्बे में रहने वाले व्यक्ति की आर्थिक ज़रूरतें मेट्रो सिटी में रहने वाली नौकरशाही से एकदम भिन्न होगी, उसी तरह हर महीने मोटी सैलरी कमाना, इस सैलरी के पैसे में से हर महीने एक बड़ी बचत कर लेना, ज़रूरत के अनुरूप हेल्थ या टर्म्स इंश्योरेंस और लोन की समय से अदायगी करना भी आपके वित्तीय तौर पर मजबूत होने की कोई गारंटी नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर व्यक्ति खुद से कुछ सवाल करके अपने आर्थिक स्थिति का सही आकलन कर सकता है और इनके अनुरूप वित्तीय योजनाओं को आकार देकर अपने लिए अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव रख सकता है। तो वो जो सवाल है खुद से करना, वो सवाल मैं आपसे चाहूँगा करना, या आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए। पहला सवाल, क्या आप अपनी मासिक आय में से 20 से 30% बचत कर पा रहे हैं। हर महीने कोशिश करें कि अपनी आय का 20 से 30% तक की बचत कर सकें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अगर आपकी इनकम 80,000 रुपये प्रति महीना है और आपके पास महीने के आखिर तक 2 से 3,000 रुपये तक बचते हैं, तो यह अच्छी बचत नहीं है। अच्छी बचत तब होगी जब आप 15,000 से 20,000 रुपये तक की बचत करते हैं। ऐसा करने पर ही आप अपनी पूंजी को बढ़ा पाएंगे। महीने के आखिरी तक अच्छी बचत राशि न होना आपकी फाइनेंशियल योजनाओं के लिए नकारात्मक है। दूसरा सवाल जो आप अपने आप से कर सकते हैं कि क्या साल दर साल आपकी नेटवर्थ बढ़ रही है। नेटवर्थ अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को केवल एक वर्ष में ही नहीं आके, लेकिन पिछले 2 से 5 साल पहले की स्थिति की तुलना आज से करें। अगर आपका वित्तीय ग्राफ बढ़ रहा है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं जा रहा है तो ये चिंताजनक बात है। आपकी नेटवर्थ का ग्राफ बढ़ रहा है या नहीं, इसका पता 2 बातों से लगा सकते हैं। पहला, कि आपकी ओर से किए गए निवेश या बचत पर आपको सही ब्याज और रिटर्न मिल रहा है या नहीं। दूसरा, आपकी इनकम के साथ साथ आपकी ओर से किया जाने वाला निवेश उसी अनुपात में बढ़ रहा है या नहीं। अभी तीसरा चीज़ जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या आप अपने मासिक खर्चों के भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड्स पर निर्भर हैं या कहीं निर्भर तो नहीं है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, 40 दिन का टाइम लैप्स मिलता है, लेकिन उस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं करें। अगर आज आपसे कोई आपके सारे क्रेडिट कार्ड ले लेता है तो क्या आप इनके बिना काम चला सकते हैं। इसका जवाब अगर नहीं है तो यानी कि क्रेडिट कार्ड्स पर आपकी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड लेने के अलावा पर्सनल लोन लेते हैं और फिर लोन को चुकाने के लिए ईएमआई भरते रहते हैं। यह वित्तीय हेल्थ के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। ऐसा करने से आपकी क्रेडिट रिपोर्ट्स पर भी असर पड़ता है। फिर क्या आपने अपनी चौथा सवाल जो आपको करना है अपने आप से, क्या आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रखी है। जीवन बीमा, टर्म्स इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे बुनियादी इंश्योरेंस के साथ साथ आपने लिए लोन का बीमा भी करा रखा है या नहीं। अगर नहीं तो इसको करवा लीजिए। होम लोन या कार लोन जैसे बड़े लोन लेते वक्त निश्चित तौर पर आपको इनका इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए आपने पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद किसी कारण आप होम लोन की किश्त देने में असमर्थ हैं,
तो ऐसी स्थिति में आपको अपने लिए लोन की राशि के बराबर का इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। फिर पांचवा सवाल जो आपको खुद से करना है कि क्या आपने मुसीबत के समय के लिए इमरजेंसी फंड बना रखा है। भविष्य में आने वाली आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए आपको एक इमरजेंसी फंड का निर्माण जरूर करना चाहिए। इस फंड की मदद से आपको अपनी सेविंग्स तोड़नी नहीं पड़ती है। साथ ही अपने निवेश को महंगाई के असर से बचाने के लिए भी इमरजेंसी फंड बनाना एक बेहतर विकल्प है। इस फंड में 3 महीने के खर्च के बराबर राशि होनी चाहिए। अगर आपने अच्छे समय में आप ये फंड तैयार नहीं करते हैं तो संकट भरे दिनों में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने पुराने खर्चों में से कुछ कटौती और बचत के जरिए से तैयार करना ज़्यादा आसान है। मंदी के समय पर हो सकता है कि आपकी इनकम कम हो, उस वक्त आपको लोन मिलने में समस्या भी आ सकती है। उस वक्त जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो आप अपनी लंबी अवधि के निवेश में से निकासी करने की सोचेंगे। लंबी अवधि के निवेश में से निकासी करने पर आपको अपने रिटर्न से समझौता करना पड़ता है। अभी छठा सवाल जो आपको अपने आप से करना है कि क्या आपको महंगाई को मात देने वाले रिटर्न मिल रहे हैं। ध्यान रहे कि आपकी ओर से किया जाने वाला निवेश महंगाई की दर को मात देने वाला होना चाहिए। मसलन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प माना जरूर जाता है क्योंकि इसमें आपको सुनिश्चित रिटर्न मिलता है और बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन लंबे समय में एफडी के माध्यम से किया गया निवेश आपकी पूंजी के लिए नकारात्मक होता है क्योंकि एफडी में एक फिक्स है कि आपको 6-7-8% मिलेगा। उसी पूंजी को जब आप कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क रहता है और रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं। एफडी पर मिलने वाला ब्याज महंगाई की तुलना में कम होता है। ऐसे में हमेशा ऐसे निवेश विकल्पों का चयन करें जो महंगाई की दर से ज़्यादा रिटर्न देने में सक्षम हो। सातवां सवाल जो आपको खुद से करना है वो ये है कि आप कहीं अपने सामर्थ्य से ज़्यादा कर्ज तो नहीं ले रखे हैं। अपनी इनकम का जितना बड़ा हिस्सा आप ईएमआई में देते हैं उतने ही खतरे के निशान के करीब पहुंच जाते हैं। मान लीजिए कि एक परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए महीना है, इसमें से वो 72,000 रुपये ईएमआई में दे रहे हैं और शेष से घर चला रहे हैं। ऐसे में लोग ये सोचते हैं कि उनकी आय आजीवन चलती रहेगी और समय के साथ साथ वो बढ़ती भी रहेगी। इसको देखते हुए ढेर सारा कर्ज ले लेते हैं। कुछ समय बाद घर में बच्चे आने के बाद पत्नी को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है और फिर कर्ज का सारा बोझ एक घर के एक ही व्यक्ति पर आ जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कोशिश करें कि अपनी इनकम का 40% से ज़्यादा की ईएमआई न दें ताकि लंबे समय में अपने घर खर्च को आराम से चला सकें। आठवां जो प्रश्न है आपको करना अपने आप से वो मैं बोलता हूँ। अपनी फाइनेंशियल लाइफ में खुद को कुछ वर्षों के बाद कहाँ देखना चाहते हैं आप। भविष्य के लिए सेविंग्स करते समय सुनिश्चित कर लें कि आपका वित्तीय लक्ष्य क्या है। लक्ष्य तय करके उसके लिए सेविंग शुरू करें। जैसे कि आप अगले 5 साल बाद अपना घर खरीदना चाहते हैं या फिर आपने सारे कार लोन चुकता करना चाहते हैं या कुछ वर्ष बाद 40,000 रुपये की सैलरी की योजना बना रहे हैं या अपनी नौकरी के साथ साथ अपना व्यवसाय भी शुरू करना चाहते हैं। निवेश और बचत से पहले अपने उद्देश्य तय कर लें। ऐसा करने से वित्तीय लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और इवन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे सकता हूं अगर आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो। दूसरी चीज़, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे वीडियो को अच्छा नहीं लगा तो आपको डिसलाइक करने का पूरा अधिकार है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा और आपको लगता है कि इससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमें दूसरे भाई बहनों को, दूसरे माँ बहनों को इससे फ़ायदा हो सके। हमारा मेन मकसद वही रहता है कि हमारी वीडियो से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।